नमस्कार, मैं सुशील त्रिपाठी फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी से। और आज हम यहाँ बात करेंगे रुपए में गिरावट की। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से शेयर बाजार में गिरावट की बातें चल रही है, महंगाई की बातें चल रही है, उसी तरह से रुपए में गिरावट भी काफी चर्चा बना हुआ है। तो रुपए में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा, कैपिटल मार्केट पे क्या असर होगा, आम लोगों पे क्या असर होगा, इन सब बारे में जो है सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च अनुज गुप्ता साथ में है। तो सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो सर, ये जो रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आ रही है, आखिर क्या वजह है इसकी? देश की करेंसी इतनी कमजोर क्यों हो रही है? सुशील जी, नमस्कार। सबसे पहले तो इवेंट में बुला सेमिनार बुलाने के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल हुआ है। इक्विटी जी। मार्केट हमने गिरावट आते हुए देखी, तो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है, अगर हम पूरे 2022 की बात करें, तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर था। जहां हम कोविड से बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया और एक रिसेशन का फियर देखने को मिला। साथ में हमने फरवरी से देखा कि जो फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट जीरो पे रखे हुए था, वो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में जो जी। एक तेजी यहाँ पर बनी, उसकी वजह से हमने देखा कि जो रुपया है वो करीबन 7% इस साल करीबन डेप्रिशिएट हुआ है। तो सबसे बड़ा जो रीजन रहा ओके। वो डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से था, जो कि 20 साल के उच्चतम स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी वजह से हमने सभी जी। रुपये के अंदर गिरावट आते हुए देखा। अच्छा सर, एक बात और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि सारी ही एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि भारतीय इकोनॉमी जो है दूसरे देशों की तुलना में मजबूत है, बेस मजबूत है, बाजार भी कम गिरा है। तो एक तरफ इकोनॉमी अगर मजबूत है और दूसरी तरफ रुपए में इतनी गिरावट आ रही है, तो इसको कहा किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अगर आप बाकी इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे, तो भारत के अंदर उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर आप बाकी जी। करेंसीज को देखते हैं, तो अगर आप लेट्स से यूरो को देखें, जो कि करीबन 10% इस साल में गिरा है। पाउंड करीबन ऑलमोस्ट बारह जी। परसेंट गिरा है। जैपनीज येन ऑलमोस्ट 20% के आसपास करेक्ट हुआ है। तो कहीं ना जी। जी। कहीं अगर हम मेजर इकोनॉमी से इसको कंपेयर करें, तो हमारे भारत को उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि भारत के अंदर जो संसाधनों की जी। कमी है वो बिल्कुल भी नहीं है। भारत अपने आप में काफी परिपूर्ण है, मगर जो इशू था सिर्फ यही था कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थे, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, अनसर्टेनिटी की वजह से पाम ऑयल का बीच में इशू हमने देखा था, तो उसकी वजह से काफी हद तक जो प्राइसेस थे रुपये की, जो था वो डेप्रिसिएशन देखने को मिला। क्रूड के प्राइसेस जहां पहले $60-70 एवरेज रहते थे, वो करीबन $120 $130 तक देखने जी। को मिले। उसकी वजह से जी। हमने देखा कि रुपए के अंदर गिरावट रही। साथ में पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी हमने देखा रुपये में गिरावट का माहौल रहा, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बास्केट है, उसमें सबसे जी। ज्यादा हम सबसे ज्यादा गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं, जी। पेट्रोल डीजल क्रूड को इम्पोर्ट करते हैं, साथ में पाम ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सभी चीजें महंगी होने की वजह से भारत की जो इम्पोर्ट बास्केट है उस पर असर पड़ा, और उसकी वजह से हमने रुपये में गिरावट देखी। अन्यथा अगर आप देखेंगे, तो भारत के अंदर अगर आप पिछले 2 या 3 महीनों को देखें, तो कमोडिटी के प्राइसेस काफी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, मगर सिर्फ क्रूड के प्राइसेस की वजह से और एडिबल ऑयल के प्राइसेस की वजह से हमने रुपए में गिरावट आते हुए देखी। अच्छा सर, इसमें एक बात और उठती है कि भारत जो है कमोडिटी का मेन इंपोर्टर है। जैसा आप बता रहे हैं, कमोडिटी गोल्ड, क्रूड, हम अपनी जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा जो है इंपोर्ट करते हैं। तो भारत कमोडिटी इंपोर्टर देश है। दूसरी तरफ रुपए में गिरावट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या ये तीन तरह से मार पड़े, नियर टर्म में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है इसे लेके? देखिए, डेफिनेटली जो हमारा एक्सचेंज है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो जो सो है वो काफी बड़ा है। जो हमारा डेफिसिट था वो पहले जो था एक पॉजिटिव में था, वो अब करीबन नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा है। जो हमारा फिजिकल पॉलिसी है, उसके अंदर हमें यहाँ पर डेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस जी। बढ़ने, साथ में ऐसी कमोडिटी के जो हम इंपोर्ट करते हैं, और तीसरी तरफ रुपये का वीकनेस होना, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो भी हम इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर महंगा होता चला जाएगा, और उसकी वजह से भारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जी। बास्केट है उस पर फर्क पड़ेगा, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सर, तो अब जैसे रुपया कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से भी जुड़ा है, तो रुपए में गिरावट से कैपिटल मार्केट पे क्या असर होगा? और इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं वो फायदे में रहेंगी। तो कैपिटल मार्केट्स के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप क्या कहेंगे निवेशकों को? देखिए, कैपिटल मार्केट में डेफिनेटली असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी यहाँ पर कम हुआ है। अगर हम पिछले एक जी। साल को देखें, तो
कहीं न जी, कहीं कैपिटल मार्केट पे इसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हम बेसिकली काफ़ी कमोडिटी ऐसी हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट की वजह से जो हमारा जी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो डेफिनिटली इसका असर जो है वो सेंसेक्स पे आके पड़ता है कि जो हमारी इकोनॉमी वीक अगर होगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सेंसेक्स पे पड़ेगा क्योंकि सेंसेक्स जो है वो इंडिकेटर होता है एक तरीके से भारत की इकोनॉमी का कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सेंसेक्स भी ग्रो करेगा, इकोनॉमी अगर नीचे आएगी तो हमारा सेंसेक्स भी नीचे जी, आएगा। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है और हमने जी, देखा भी है उसकी वजह से जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई दी हैं। बट हाँ, अगर जैसा कि हम मानसून जी। देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है मानसून और अच्छी पैदावार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उतना इम्पैक्ट देखने को ना मिले। बट हाँ, कुछ असर यहाँ पर ज़रूर रुपए के वीकनेस जी। का कैपिटल मार्केट पे रहता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को ज़रूर थोड़ा बहुत हमें लगता है कि नुकसान देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स अगर नीचे आएँगे, तो उनके पोर्टफोलियो पे भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर बाज़ार में पैसा लगाना हो, अगर अभी निवेशक चाहते हैं अभी तुरंत बाज़ार में कुछ पैसे लगाएँ, तो कुछ ऐसी जगह अपॉर्च्युनिटी है, जो रुपए की गिरावट से भी बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ में पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि जैसे अगर हम जी, आईटी स्टॉक्स की बात करें, तो वहाँ पे जी, पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि काफ़ी हद तक रुपए की गिरावट का असर उसमें उन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। साथ में जी, जैसा कि मॉनसून काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है, जहाँ पर कि हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। रिसेंटली हमने आईटीसी के अंदर काफ़ी जी, अच्छा मुनाफ़ा आते हुए देखा है, काफ़ी अच्छी मोमेंटम जी, आते हुए जी, देखी है, तो आईटीसी टाइप के स्टॉक जो हैं, उनमें हम पैसा लगा सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर कमोडिटी रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे मॉनसून के बाद उनमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले जी। देखने को मिलेगा। तो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक जो हैं, उनमें हम अच्छा पैसा लगा के जो इन्वेस्टर है वो देख सकते हैं। अच्छा सर, इससे आम आदमी की रसोई पे भी फ़र्क पड़ रहा है, कह रहे हैं जेब पे फ़र्क पड़ रहा है रुपए से, तो थोड़ा-सा इसके बारे में? देखिए डेफ़िनेटली कमोडिटी के जब भी प्राइस हाइज़ होते हैं तो उसका डायरेक्ट रसोई पे असर पड़ता है क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल का अगर भाव बढ़ते हैं तो खाने के तेलों में डेफ़िनेटली असर पड़ता है, रसोई का जो बिल होता है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। जी, दालों जी, के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क दालें कंज़्यूम होती हैं। अभी हमने जी, रिसेंटली देखा है कि कुछ दालों का इम्पोर्ट सरकार ने ओपन किया है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से जो दाल का इम्पोर्ट लेने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत कमी हम दाल के प्रोडक्शन में देखें, तो उसका भी असर जी, देखने को मिल सकता है। खाद्य तेलों में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो जी। 50-60% इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी है, तो वो यहाँ पर है कंटीन्यूअस। तो डेफ़िनेटली जब भी कमोडिटी के भाव ऊपर या नीचे होते हैं तो उसका असर डायरेक्टली रसोई पे पड़ता है और जनरली जब प्राइस हाई होते हैं तो उसका ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, अब रुपए में जो गिरावट बढ़ रही है, अभी आप इसमें कहाँ तक और गिरावट देख रहे हैं? रुपया किस देख लेवल तक कमज़ोर हो सकता है सर? तो देखिए, अभी हम देख रहे हैं पिछले अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो 80 के आसपास फ्यूचर्स मार्केट में चल रहा है और स्पॉट की अगर बात करेंगे तो वहाँ भी 80 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीनों में एक्सपेक्टेड है कि 81 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और उसका काफ़ी एग्रेसिव स्टांस है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, तो और हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स जी, अगर 110 तक जाएगा, तो 81 तक के लेवल आपको रुपये में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी हम देख रहे हैं कि 80-50 से लेकर 81 तक के लेवल आपको रुपये में देखने को मिल सकते हैं और 110 तक के लेवल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। जी, जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल इससे, रुपए में इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो अब इसमें आरबीआई किस तरीके के कदम उठा सकता है कि करेंसी को और कमज़ोर होने से बचाया जाए और उसका क्या असर होगा? देखिए, अभी रिसेंटली आरबीआई ने कुछ कदम उठाए भी हैं जिसमें एफपीआई की इन्वेस्टमेंट जी, की लिमिट बढ़ाई है। दूसरा कदम जी, उठाया है कि जो भी इनवॉइसिंग होगी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की वो रुपये में होगी क्योंकि रुपये जी, को एक वर्ल्ड में डोमिनेंट बनाने के लिए ये स्टेप ज़रूरी था। साथ में जी, इम्पोर्ट पर थोड़ी-सी लगाम लगाई गई है जिससे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। साथ में जी, ये 2-3 स्टेप सरकार ने लिए हैं जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं उसकी वजह से हमने देखा कि रुपये थोड़ा-सा रुकता हुआ दिखाई दिया है, मगर अभी जी। उतना असर देखने को नहीं मिला। बट हाँ, इन का असर जो है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा और हम देखेंगे कि हो सकता है कि आगे सरकार कुछ और स्टेप लेती हुई दिखाई दे, जिससे कि रुपये सँभलता हुआ दिखाई दे। सरकार का हमेशा से स्टेप ये रहता है कि रुपया जो है हर एक इकोनॉमी का असर ये रहता है, हर एक सरकार का असर ये रहता है कि उनकी जो करेंसी है, वो ज़्यादा वीक ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें लगता है कि सरकार हो सकता है कि कुछ और इंटरवेन यहाँ पे कर सकती है। तो इन सवालों से मुझे लगता है कि निवेशकों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे और आगे फिर किसी मुद्दे पे बात के लिए हम एक बार फिर आपके साथ होंगे सर। थैंक यू। थैंक यू।